और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स पर आधारित कुछ नोट्स हैं और मैं सच कहूँगी इस मटेरियल को पढ़ते हुए एक बात पर मेरी नज़र अटक गई जिसने मुझे सच में चौंका दिया। हमारे स्रोतों के मुताबिक हमारा दिमाग हर दिन लगभग 12 मील यानी 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही थोड़ा अजीब लगने लगा। ये हमारी आज की ज़िंदगी से कितना अलग है। तो आज का हमारा मिशन है अपने दिमाग के इस छिपे हुए यूज़र मैनुअल को समझना। ये असल में कैसे काम करना चाहता है ये जानना। ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है क्योंकि ये सीधे उस गलत फहमी पर चोट करता है जो हम सब अपने दिमाग के बारे में रखते हैं। हम दिमाग को एक तरह का सुपर कंप्यूटर समझते हैं जो सिर के अंदर बैठा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये कंप्यूटर एक ऐसे शरीर में है जो लाखों सालों से सिर्फ एक काम के लिए विकसित हुआ है, और वो है घूमना फिरना और जिंदा रहना। तो आज की हमारी चर्चा इसी विरोधाभास पर होगी। हमारा विकासवादी दिमाग इस आधुनिक दुनिया में कैसे तालमेल बैठाता है, कैसे सीखता है, और कौन सी आदतें जिन्हें हम प्रोडक्टिव समझते हैं असल में उसके खिलाफ काम कर रही हैं। तो चलिए इसी 12 मील वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। सुनने में तो ये बहुत ज़्यादा लगता है। हमारे पूर्वज इतना क्यों चलते थे और इसका हमारे दिमाग के विकास से क्या लेना देना है? इसके पीछे का कारण है सर्वाइवल। हमारे पूर्वज एक बेहद अस्थिर और खतरनाक माहौल में रहते थे। उन्हें भोजन की तलाश में भटकना पड़ता था, शिकारियों से बचना होता था और बदलते मौसम का सामना करना पड़ता था। इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि ज़बरदस्त मानसिक क्षमता की भी ज़रूरत थी। आपको याद रखना पड़ता था कि पानी कहाँ मिलेगा, कौन से पौधे जहरीले हैं और शिकारी जानवरों के पैरों के निशान कैसे दिखते हैं। बिल्कुल, इस लगातार हलचल और प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया ने ही हमारे दिमाग को गढ़ा है। दिमाग और शरीर ने मिलकर काम करना सीखा। यही वजह है कि आज भी जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम करने लगता है। मतलब ये सिर्फ दिल और फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है, ये सीधे सीधे दिमाग की परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। बिल्कुल, और ये कोई मामूली बूस्ट नहीं है। रिसर्च में ये साफ देखा गया है कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वे याददाश्त, तर्क शक्ति, ध्यान, इन सब कामों में उन लोगों से कई बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो गतिहीन जीवन शैली अपनाते हैं। और इसके लंबे समय के असर तो और भी गहरे हैं। स्रोत बताते हैं कि नियमित व्यायाम से डिमेंशिया का खतरा आधा हो जाता है और अल्जाइमर का वो भी 60% तक कम हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये होता कैसे है? मतलब पैरों को हिलाने से दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स पे क्या असर पड़ता है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो बहुत सीधा है, प्लम्बिंग। प्लम्बिंग? हाँ, जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में खून का प्रवाह तेज होता है। ये बढ़ा हुआ खून का प्रवाह दिमाग तक ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाता है। ग्लूकोज दिमाग का ईंधन है और ऑक्सीजन उन जहरीले फ्री रेडिकल्स को साफ करती है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक तरह से आप अपने दिमाग के इंजन को अच्छी सर्विसिंग दे रहे हैं। ठीक है, बेहतर फ्यूल और बेहतर सफाई, ये समझ आता है। लेकिन दूसरा कारण और भी ज्यादा दिलचस्प है। व्यायाम एक खास प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ावा देता है जिसे BDNF कहते हैं, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर? जी, अगर हमारा दिमाग एक बगीचा है तो BDNF उस बगीचे के लिए सबसे अच्छी खाद है। वैज्ञानिक इसे मजाक में दिमाग के लिए मिरेकल ग्रो भी कहते हैं। अच्छा? ये न सिर्फ मौजूदा न्यूरॉन्स को स्वस्थ और जीवित रखता है बल्कि ये नए न्यूरॉन्स के विकास और उनके बीच नए कनेक्शन बनाने को भी प्रोत्साहित करता है। तो जब आप टहल रही होती हैं तो आप सचमुच अपने दिमाग के लिए खाद बना रही होती हैं। तो मतलब जब अगली बार किसी मुश्किल समस्या का हल न मिले तो शायद लैपटॉप बंद करके टहले निकल जाना चाहिए। यह सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने एक्सरसाइज कर ली है, हमारा दिमाग एकदम ताज़ा है, लेकिन अब हमें इस ऊर्जा से भरे दिमाग को एक मीटिंग रूम में ले जाकर 1 घंटे की प्रेजेंटेशन देखने के लिए मजबूर करना है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी रेस के घोड़े को खूंटे से बांध दिया हो। हाँ, ऐसे में हमारा दिमाग जानकारी को ग्रहण कैसे करता है? स्रोत में 10 मिनट के नियम का जिक्र है जो कहता है कि किसी भी प्रेजेंटेशन में 10 मिनट के बाद लोगों का ध्यान भटकने लगता है। हाँ, ये तो हम सब ने महसूस किया है। 10 मिनट बाद लोग अपना फोन चेक करने लगते हैं या खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। तो सवाल ये है कि उस ध्यान को वापस कैसे खींचा जाए? ब्रेक एक तरीका है, लेकिन एक ज्यादा असरदार तरीका है भावनाओं का इस्तेमाल करना।
हमारा दिमाग जानकारी को फिल्टर करने में माहिर है। वो हर चीज पर ध्यान नहीं देता। सिर्फ जरूरी चीजों पर देता है। बिल्कुल। और दिमाग के लिए जरूरी का मतलब अक्सर भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होता है। जब कोई ऐसी घटना होती है जो हमें हंसाती है, चौंकाती है या थोड़ा डराती है, तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है। ये डोपामाइन एक केमिकल पोस्ट-इट नोट की तरह काम करता है। वो उस याद पर चिपक जाता है और कहता है, इसे याद रखो, ये जरूरी है। इसीलिए एक अच्छी कहानी या एक मजेदार किस्सा लोगों का ध्यान तुरंत खींच लेता है। सही बात है। तो इसका मतलब है कि जानकारी को सिर्फ तार्किक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी पेश करना जरूरी है। लेकिन जब आप भावनाओं की बात करते हैं तो मुझे हमारे इंद्रियों के बारे में सोचना पड़ता है। क्या हमारी सभी इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, दिमाग पर एक जैसा असर डालती हैं? या कोई एक है जो बाकियों पर हावी हो जाती है? एक है, और वो बाकियों पर बुरी तरह हावी है। वो है हमारी देखने की क्षमता, हमारी दृष्टि। ये इतनी शक्तिशाली है कि हमारे दिमाग के लगभग आधे संसाधन सिर्फ देखने की प्रक्रिया में खर्च होते हैं। आधे? हाँ, आधे। हम सोचते हैं कि हम अपनी सभी इंद्रियों से दुनिया को समझते हैं, लेकिन सच ये है कि हम मुख्य रूप से आंखों से सोचते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका कोई सबूत है? इसका एक बहुत ही शानदार और मजेदार सबूत है। वाइन टेस्टर्स पर किया गया एक प्रयोग। इन एक्सपर्ट्स की नाक और जबान लाखों डॉलर में बीमित होती हैं। वो वाइन के छोटे से छोटे स्वाद और गंध को पहचानने में माहिर होते हैं। अच्छा। प्रयोग में 54 एक्सपर्ट वाइन टेस्टर्स को एक सफेद वाइन दी गई, लेकिन उसमें लाल रंग मिला दिया गया था जिसका कोई स्वाद नहीं था। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि हर एक टेस्टर ने उसे रेड वाइन समझकर उसका वर्णन किया। उन्होंने उसमें चेरी और कोको जैसे स्वाद बताए जो रेड वाइन में होते हैं। उनकी आंखों ने जो देखा, उसने उनकी बरसों की प्रशिक्षित स्वाद और गंध की इंद्रियों को पूरी तरह से धोखा दे दिया। ये तो कमाल है। मतलब हमारा दिमाग अपनी आंखों पर इतना ज्यादा भरोसा करता है कि वो दूसरी इंद्रियों से मिलने वाले सिग्नल को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन ये सिर्फ एक अनोखा प्रयोग है या इसका हमारी रोजमर्रा की सीखने की प्रक्रिया पर भी कोई असर पड़ता है? इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसे कहते हैं पिक्टोरियल सुपीरियोरिटी इफेक्ट। तस्वीरों की श्रेष्ठता का प्रभाव? जी, सीधी सी बात है। हम बोली या लिखी हुई जानकारी के मुकाबले तस्वीरों वाली जानकारी को कहीं बेहतर ढंग से याद रखते हैं। अगर आप कोई जानकारी सुनती हैं तो 3 दिन बाद आपको उसका सिर्फ 10% याद रहेगा। सिर्फ 10%? हाँ, लेकिन अगर आप उस जानकारी के साथ एक तस्वीर भी देखती हैं तो आपको 65% तक याद रह सकता है। लेकिन हम तो स्कूल और कॉलेज में किताबों से ही पढ़ते हैं जिनमें ज्यादातर शब्द ही होते हैं। और यही हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमियों में से एक है। हमारा दिमाग शब्दों को बहुत सारी छोटी छोटी तस्वीरों के समूह के रूप में देखता है। हर अक्षर एक जटिल डिजाइन है। किसी शब्द को पढ़ने के लिए दिमाग को पहले हर अक्षर को पहचानना पड़ता है, फिर उन्हें जोड़कर मतलब निकालना पड़ता है। ये एक बहुत धीमी और मेहनत वाली प्रक्रिया है। जबकि एक तस्वीर का मतलब दिमाग एक ही झटके में समझ लेता है। बिल्कुल, इसीलिए ग्राफिक्स, चार्ट्स और वीडियो इतने असरदार होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने 3 बातें सीखी। दिमाग को हरकत पसंद है, ध्यान खींचने के लिए भावनाएं जरूरी हैं और सीखने के लिए तस्वीरें शब्दों से बेहतर हैं। लेकिन जानकारी को दिमाग में लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? मान लीजिए मैंने एक तस्वीर देख ली और उसे समझ भी लिया, लेकिन मैं उसे हफ्तों या महीनों बाद कैसे याद रखूंगी? इसके लिए सबसे जरूरी नियम है याद रखने के लिए दोहराना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ज्यादातर लोग दोहराने का मतलब समझते हैं रट्टा मारना, यानी एक ही चीज को बार बार एक साथ पढ़ना। ये काम नहीं करता। असली रहस्य है स्पेस्ड रेपिटेशन में। यानी समय के अंतराल पर दोहराना? जी। तो ये दिलचस्प है। मतलब स्कूल के दिनों में परीक्षा से एक रात पहले रट्टा मारने की हमारी आदत पूरी तरह से गलत थी। बिल्कुल गलत थी। जब आप कोई नई जानकारी सीखते हैं तो वो पहले आपके दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, जो बहुत अस्थिर होती है। उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के लिए दिमाग को यह सिग्नल देना जरूरी है कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है और इसे बचा कर रखना है। स्पेस्ड रेपिटेशन यही सिग्नल देता है। जब आप कुछ सीखते हैं और फिर उसे भूलने से ठीक पहले दोबारा देखते हैं तो वो दिमागी कनेक्शन मजबूत होता है। तो अगर कोई नई भाषा सीख रहा हो तो एक ही दिन में 50 बार दोहराने से बेहतर है कि एक शब्द को 1 घंटे बाद, फिर अगले दिन, फिर 1 हफ्ते बाद दोहराया जाए? ये कहीं ज्यादा असरदार है। ये जानकारी को स्थायी रूप से स्थापित कर देता है। तो मतलब दिमाग को जानकारी को सहेजने के लिए समय और फोकस चाहिए,
लेकिन आज की दुनिया में तो फोकस करना ही सबसे मुश्किल है। हर तरफ से नोटिफिकेशन, ईमेल, हम सब एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या ये हमारे याद करने की क्षमता पर भी असर डालता? ये सिर्फ याद करने की क्षमता पर ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे मानसिक प्रदर्शन पर कहर ढाता है। और सच कहूं तो स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। हमारा दिमाग एक सीक्वेंशियल प्रोसेसर है। मतलब एक बार में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। हाँ, वो काम जिसमें दिमागी मेहनत लगती हो। लेकिन रुकिए, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, साथ में पानी पी सकती हूँ। ये मल्टीटास्किंग नहीं है तो क्या है? ये एक अच्छा सवाल है। यहाँ हमें उन कामों में फर्क करना होगा जो ऑटोमेटिक हैं और जिनमें ध्यान लगाने की जरूरत है। चलना, पानी पीना, सांस लेना, ये सब काम दिमाग के ऑटो पायलट मोड पर चलते हैं। लेकिन दो ऐसे काम करना जिनमें दिमागी मेहनत लगती हो, जैसे ईमेल लिखना और किसी से फोन पर बात करना, यह असंभव है। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो असल में बहुत तेजी से किया जाने वाला टास्क स्विचिंग है। टास्क स्विचिंग? हाँ, एक काम से दूसरे काम पर कूदना और फिर वापस आना। ठीक है, टास्क स्विचिंग। ये सुनने में तो काफी एफिशिएंट लगता है पर है नहीं। हर बार जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो आपके दिमाग को 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। मान लीजिए आप एक जरूरी ईमेल लिख रही हैं और बीच में फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आ जाता है। पहला, मैसेज का अलर्ट आपका ध्यान खींचता है। दूसरा, दिमाग को ईमेल लिखने के नियमों से खुद को अलग करना पड़ता है। तीसरा, उसे टेक्स्ट मैसेज का जवाब देने के लिए नए नियमों को खोजना पड़ता है, अनौपचारिक भाषा, शायद इमोजी। और चौथा, उन नए नियमों को सक्रिय करना पड़ता है। और इस पूरी प्रक्रिया में हर बार समय और दिमागी ऊर्जा दोनों लगते हैं। जी। और जब हम ये दिन में सैकड़ों बार करते हैं तो इसका कुल नतीजा क्या होता है? नतीजा बिल्कुल उल्टा और चौंकाने वाला है। जो व्यक्ति इस तरह से लगातार बाधित होता है, उसे किसी एक काम को पूरा करने में 50% अधिक समय लगता है। 50%? हाँ, और वो 50% तक अधिक गलतियां करता है। बाप रे! आप सोचती हैं कि आप 2 काम कर रही हैं, लेकिन असल में आप दोनों कामों को बहुत बुरे तरीके से कर रही हैं। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि एक 8 घंटे का काम 12 घंटे का बन सकता है और उसमें गलतियां भी ज्यादा होंगी। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में सामने आई। उन्होंने उन लोगों का परीक्षण किया जो खुद को हैवी मल्टीटास्कर्स मानते थे, जिन्हें लगता था कि वे इसमें माहिर हैं। हाँ, लेकिन नतीजों में पाया गया कि वे लोग ध्यान केंद्रित करने, अप्रासंगिक जानकारी को फिल्टर करने और एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने में उन लोगों से भी बदतर थे जो मल्टीटास्किंग कम करते थे। यानी जो लोग सोचते हैं कि वे मल्टीटास्किंग में सबसे अच्छे हैं, वे असल में सबसे बुरे होते हैं। यही। ये तो हमारी पूरी प्रोडक्टिविटी की धारणा पर सीधी चोट है। इसका सबसे खतरनाक उदाहरण क्या हो सकता है? सबसे खतरनाक उदाहरण है गाड़ी चलाते समय सेल फोन पर बात करना। लोग सोचते हैं कि वे ये कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि हैंड्स फ्री डिवाइस पर बात करते हुए गाड़ी चलाना भी नशे में गाड़ी चलाने जितना ही खतरनाक है। सच में? हाँ, क्योंकि समस्या हाथ में फोन पकड़ने की नहीं है, समस्या दिमाग के बटने की है। जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग बातचीत का एक विजुअल मॉडल बना रहा होता है। उस दौरान वो सड़क पर मौजूद 50% तक विजुअल संकेतों को देख ही नहीं पाता। जैसे कोई बच्चा सड़क पार कर रहा हो या आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया हो। बिल्कुल। मल्टीटास्किंग हमारी क्षमता को बढ़ाती नहीं, बल्कि हमें खतरनाक रूप से अक्षम बना देती है। वाह! तो आज की बातचीत से जो बातें मैं अपने साथ ले जा रही हूँ वो ये हैं। पहली, कि मेरा दिमाग एक एथलीट का दिमाग है जिसे हर दिन हरकत की जरूरत है। दूसरा, अगर मैं कुछ सिखाना या सीखना चाहती हूँ तो मुझे शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और कहानियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, याद रखने के लिए रटना नहीं बल्कि थोड़े थोड़े अंतराल पर दोहराना है। और सबसे जरूरी, मल्टीटास्किंग का ढोंग बंद करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ समय और गुणवत्ता की बर्बादी है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। और इन नियमों को समझने का असली फायदा ये है कि हम सीखने, सिखाने और काम करने के लिए बेहतर माहौल बना सकते हैं। हम ऐसे स्कूल बना सकते हैं जहां बच्चों को सिर्फ बैठाकर पढ़ाया ना जाए, बल्कि उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। हम ऐसे दफ्तर बना सकते हैं जहां लगातार डिस्टर्बेंस के बजाय गहरे फोकस वाले काम को बढ़ावा दिया जाए। यानी एक ऐसा माहौल जो हमारे दिमाग की वास्तविक बनावट के अनुरूप हो, ना कि उसके खिलाफ। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करने के लिए श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि इंसान सबसे अच्छा तब सीखता है जब वो एक वैज्ञानिक की तरह काम करता है।
ठीक वैसे ही जैसे बच्चे करते हैं। वो दुनिया को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक विचार बनाते हैं, हाइपोथेसिस, उसे आजमाते हैं, एक्सपेरिमेंट, और फिर एक नतीजे पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन। ये हमारे दिमाग की सीखने की मूल भाषा है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, हमारे वयस्क जीवन का सीखने का माहौल, चाहे वो काम पर हो या स्कूल में, इस सहज प्रवृत्ति को कितना दबाता है। और अगर हम अपने दिनों को एक बच्चे की जिज्ञासा के साथ डिजाइन करें, यानी परीक्षण, प्रयोग और खोज से भरपूर, तो हम क्या कुछ नया हासिल नहीं कर सकते?